गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसे कि पता है बच्चों की जो अपन ने इसमें जो अपने जो चैप्टर चल रहा है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें, और आपको बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है कि मैं इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल ही जो छोटे से जो टॉपिक है वो डिस्कस कर पाते हैं, तो आप उनको अच्छे से लर्न कर रहे हैं। धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है, तो ये आपको ये सिलेबस यदि आपको कंटेस्ट हो गया तो आपको आगे वाले सिलेबस में, क्योंकि आपके पास सिलेबस होगा वो कोरोना की वजह से आपको पता है थोड़ा रिड्यूस होगा, कम होगा, तो इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस आप लाइन टू लाइन कर सकते हो, अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो आज की बात करते हैं बच्चों, जो अपना वीडियो चल रहा है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी चल रहा है, उसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, पादप कार्य की प्रथम। उसके अंदर अपने जो चैप्टर अभी जो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो चैप्टर है अपना 9 नंबर का जो चैप्टर है, और उसका नाम है एंजाइम। और इसमें आपको बता दूं वापस कि अपन क्या क्या आपको याद करना है। इसमें एंजाइम परिभाषा है, ठीक है, एंजाइम के इतिहास के बारे में आपको लाइन टू लाइन करनी है कि नीट में कई बार पूछा गया कि उसने फिर एंजाइम की संरचना के बारे में पढ़ा है। और अभी जो जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के में अपन डिस्कस किया था, और आज के जो वीडियो लेक्चर में और जो आगे के जो टॉपिक है वो भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अपन इसमें जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या चीज़ है बच्चों, आपको याद हो तो इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं एंजाइमों के विशिष्ट गुण, है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइमों के विशिष्ट गुणों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एंजाइमों के जो विशिष्ट गुण है उनके बारे में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एंजाइम विशिष्ट गुण कौन कौन से, देखो ये क्या होते हैं, प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने गुण की बात की, मैंने कल 7 पॉइंट आपको याद करवाए थे, आज वापस लर्न करवा रहा हूँ, वापस याद करवा रहा हूँ, और कहाँ तक डिस्कस कर लिया तो वो बताऊंगा। उसके बाद जो बचे हुए पॉइंट वो डिस्कस करके आगे का जो टॉपिक है वो भी अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहले मैंने बताया एंजाइम प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, कोलॉइड प्रकृति तो विशिष्टता होती है, इसमें निरपेक्ष विशिष्टता होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे यूरिया एंजाइम है वो किस पे, यूरिया पे ही कार्य करता है। ठीक है, यूरिया की जल अपघटन। समूह विशेषता की बात करें, कुछ एंजाइम जो होते हैं एक समूह विशेष पर की अभिक्रियाएं जो उनको उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, विशिष्टता के 4 प्रकार की होती है। ठीक है, एंजाइम विशिष्टता 4 प्रकार की, जो समूह विशिष्टता मतलब जो कुछ एंजाइम है जो क्या होते हैं समूह विशेष पे ऊपर जो की अभिक्रिया उनको उत्प्रेरित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैसे समूह विशेषता हेक्सोकाइनेज था, जो हेक्सोज जो शर्करा होती है उसके ऊपर जो कार्य उनकी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तीसरा था बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता में कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रकार का जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, उसी के ऊपर एक्टिविटी शो करते हैं, उसके ऊपर उसी की अभिक्रिया, उसी बंध को पहचान कर उसकी जो अभिक्रिया उसको क्रियाशीलता या कार्यशीलता वहाँ पर दर्शाते हैं या उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इसका एग्जाम्पल था आपको बताया, जो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है वो पिरिमिडीन सार के 3 प्राइम जो बॉन्ड है वहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसी के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। लास्ट में आता है इसमें विशिष्टता में त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता के अंदर अपने स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या पढ़े थे कि कोई रसायन उसके 1 से 2 समावयवी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं विशिष्ट प्रकार के समावयवी होता है, जो त्रिविम समावयवी होता है उसके ऊपर एक जैसे एमिनो एसिड के 2 समावयवी होते हैं, एल एमिनो एसिड और डी एमिनो एसिड। यहाँ पर एक एंजाइम का नाम भी मैंने बताया था, एल एमिनो ऑक्सीडेज। एल एमिनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो किसके ऊपर कार्य करता है आपको पता है, एल एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, ठीक है, एमिनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो केवल एल एमिनो एसिड की जो अभिक्रिया उसी को उत्प्रेरित करता है, और दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित, जो डी एमिनो एसिड की अभिक्रिया उनको उत्प्रेरित नहीं करता है। इसके साथ जैसे बच्चों अपन बात करें नेक्स्ट इसमें कि फिर आता है, ये थी इसकी आपकी होगी विशिष्टता की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्त आकार की, जो अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हो गया था, ये नहीं होता लेकिन अभी अब कर लेते हैं। वर्त आकार का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज, बड़ा आकार। एंजाइम जो होता है उसकी क्या आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इस पर कोलोडी प्रकृति का होता है, इस प्रकार कोई शेप नहीं होती, इसकी कोई आकार नहीं होता है, आकार बड़ा होता है, वर्त होता है, क्योंकि कोलोडी प्रकृति का है। कोलोडी प्रकृति फैल जाएगा, कोलोइड प्रकृति का तो मान लो किसी सतह पे होगा कहीं वो फैल जाएगा, फैला हुआ आकार रहेगा, इसका बढ़ा हुआ आकार रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आकार जो होता है वो जो किस प्रकार का वर्त आकार होता है। वर्त आकार की वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा सतह प्रदान करता है ना, ज्यादा सतह प्रदान करता है किसको, क्रियाधार को। जो सबस्ट्रेट होता है उसको ज्यादा सतह प्रदान करेगा, ज्यादा बड़ा आकार होगा इसका, जो वर्त आकार होगा। वर्त आकार मतलब एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, कोलोइड प्रकृति के होते हैं। एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका जो आकार होता है वो जो वर्त होता है, वर्त मतलब बड़ा होता है। इसलिए क्या होता है, एक से अधिक सबस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं एंजाइम पे, मतलब जो सूक्ष्म मात्रा में एक से अधिक जो सबस्ट्रेट होंगे वो यहाँ पे आगे जुड़ेंगे, जिससे क्या होगी, अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, तीव्र गति से होगी।
ठीक है। जैसे ये आगे सक्रिय स्थल है तो यहाँ पे आगे सबस्ट्रेट जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार ये सबस्ट्रेट जुड़ गया, ठीक है। तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, वर्त होता है। और वर्त आकार की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा सतह प्रदान करता है किसको, क्रियाधार को जोड़ने के लिए। एक सिंपल सी यहाँ पर एक क्रियाधार और एंजाइम की बात आई तो एक छोटे से मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, याद रखना क्या होती है वो, हमेशा याद रखना कि होता क्या है, फिर आगे वो काम आएगी। लेकिन मैं बताता हूँ जैसे एंजाइम, ई फॉर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये एस क्या है, सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, क्रियाधार, क्रियाधार, ये क्या है एंजाइम, ई फॉर क्या है एंजाइम, ठीक है। अब कोई भी अभिक्रिया दोनों जुड़ते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनता है। क्या बनता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे ये जुड़े हुए हैं, ये एंजाइम है और ये क्रियाधार, दोनों जुड़े हुए हैं संकुल। फिर लास्ट में क्या होता है, उत्पाद बनता है, जिसको अपने पी से दर्शाते हैं, उत्पाद बनता है। एंजाइम क्या होता है, वापस मुक्त हो जाता है। मैंने क्या बताया था, एंजाइम जो होता है हमेशा अपरिवर्तनशील होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसने उत्पाद बना दिया, मतलब कोई भी अभिक्रिया थी उसमें ये एंजाइम ने काम किया और सबस्ट्रेट या क्रियाधार के साथ क्रिया करके उस अभिक्रिया कंप्लीट करवाया, संपूर्ण करवाया। संपूर्ण करवाने के बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है, एंजाइम वापस मुक्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। मतलब क्या होता है, क्रियाधार और, मेरा कहने का मतलब इस अभिक्रिया को बताने का आपको क्या मतलब है मेरे को, कि बताने का मतलब एंजाइम और क्रियाधार जुड़ते हैं, और एंजाइम और क्रियाधार जुड़ते हैं तो एंजाइम की जो सतह होती है वहां पर आके क्रियाधार जाके जुड़ते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा सतह बड़ी होगी उतना ज्यादा क्रियाधार जाके जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा अभिक्रिया तेरी को, यही तो बताना चाहता हूँ मैं। तो वर्त आकार में क्या हो गया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, इसलिए क्या होता है उनका आकार वर्त होता है। आकार वर्त होता है तो एक बहुत बड़ी सतह प्रदान करते हैं, मतलब क्या होते हैं, वर्त सतह प्रदान करते हैं, बड़ी सतह प्रदान करते हैं क्रियाधार को क्रिया करने के लिए। उससे क्या होती है, अभिक्रिया की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। इसके बाद बच्चा होता है पांचवा जो पॉइंट आता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की क्रियाधार से क्रिया करने की क्षमता, जो अपना पांचवा पॉइंट है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो अब देखो अम्लीय और क्षारीय दोनों है। अब अम्लीय और क्षारीय दोनों से क्रिया कर रहा है, इसका मतलब किस प्रकार का है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, एंजाइम आपको पता है बच्चों किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से बने होते हैं कौन, एंजाइम। और प्रकृति क्या होती है, उभयधर्मी होती है। एंजाइम से बनी होती है इसलिए क्या होती है, धर्मी होती है। उभयधर्मी मतलब क्या होते हैं, ये दोनों चाहे एसिडिक हो, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और आपको पता है अधिकांश जो भाग होता है इसका एंजाइम का, आपको पता है मोस्ट ऑफ द भाग जो एपो एंजाइम जिसको बोलते हैं वो किससे बना, प्रोटीन से बना होता है, या कुछ शुद्ध एंजाइम तो पूरे प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन से बने होते हैं इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है। और इसलिए क्या होता है, दोनों ही प्रकार के जो है अम्लीय क्रियाधार है और जो क्षारीय क्रियाधार है, ठीक है, दोनों से ही क्रियाधारों से अभिक्रिया करते हैं। दोनों ही प्रकार के जो क्रियाधार है उनसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार के जो क्रियाधार है उनसे ये अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ के मैंने क्या बताया कि अपन बात करते हैं एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं। आप ऐसे लिखिए अधिकांश एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं, या एंजाइम का अधिकांश भाग जो होता है प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन से बना होता है एंजाइम, तो प्रोटीन की प्रकृति उभयधर्मी होती है, एंजाइम की प्रकृति भी उभयधर्मी होगी, मतलब गुण क्या होता है, उभयधर्मी होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये दोनों ही प्रकार के जो अम्लीय और क्षारीय जो होते हैं उनसे ये रक्षा करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आती है छठा जो पॉइंट है जो बच्चा होता है, एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता का मतलब क्या है, एंजाइम इष्टता का मतलब यही है, आप वही लाइनें लिख सकते हो। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और प्रोटीन से बने होते हैं तो ये क्या होते हैं, विविध जो अपन बात करते हैं जिस अवस्था होती है उनमें ही ये जो इनकी जो आइडियल अवस्था होती है, एंजाइम की बात करें विशेष अवस्था में सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। मतलब विशेष जो अवस्थाएं होती है उनमें ये सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। विशेष अवस्थाएं क्या होती है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मेरे को पढ़ना हो, मई जून का महीना हो, ठीक है, मैं रूम में बैठ के पढ़ना है, 2 घंटे के लिए पढ़ना है, और मई जून का महीना है, लाइट नहीं है, तो कैसे पढ़ पाऊंगा, गर्मी पड़ रही है भयंकर, मई जून का महीना है, गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक। तो मेरे को 2 घंटे पढ़ने के लिए ये कंडीशन ये है कि अच्छे से लाइट आई हुई हो,
कूलर चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेरे पढ़ने की जो क्षमता होगी ज़्यादा होगी। तो यही कंडीशन आपकी जो सर्वोत्तम जो क्रियाशीलता है एंजाइम की, वो यही कंडीशन ही पे ही होती है। कंडीशन होने का मतलब क्या हो गया कि एंजाइम जो होते हैं विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे तापमान है, पहले एंजाइम इष्टता क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो अपन बात करते हैं, अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो जो अपन बात करें, जैसे विशेष अवस्थाओं में सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे अपन बात करें तो इसमें देखना एंजाइम इष्टता का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं। एंजाइम इष्टता का मतलब, एंजाइम ऑप्टिमा का मतलब क्या है, फिर अपन बात करेंगे कि अधिकतर एंजाइम है जो विशिष्ट अवस्थाओं में ही सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। विशिष्ट होता है मतलब अपने आइडियल कंडीशन में ही जो होती है, उनके लिए आदर्श जो स्थिति उसमें ही क्या होते हैं, वो सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इसको एक एंजाइम ऑप्टिमा इष्टता बोलते हैं। अब क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो तापमान, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता, धार की सांद्रता आदि से प्रभावित होते हैं। तापमान है, पीएच है, क्रियाधार की सांद्रता है, ठीक है, इनसे सबसे ये प्रभावित होते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम तापमान है, पीएच है, क्रियाधार की सांद्रता है, इन जो कारक हैं इनसे प्रभावित होते हैं। और जो तापमान की बात करें तो एंजाइम क्या होता है, अधिक तापमान पर क्या होते हैं, इनकी उत्प्रेरण जो क्षमता होती है वो नष्ट होती है। उत्प्रेरण क्षमता का मतलब क्या होता है, इनको अभिक्रिया को प्रेरित करने की क्षमता, ठीक है, अभिक्रिया को प्रेरित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण क्षमता बोलते हैं। मतलब अभिक्रिया को कैटेलाइज करने की, उत्प्रेरित करने की क्षमता। उत्प्रेरित का मतलब होता है उसको मतलब प्रेरित करके उसको कंप्लीट करवाना, संपूर्ण करवाने की जो अभिक्रिया होती है। तो अपन बात करें अधिक तापमान के प्रोटीन प्रकृति को, प्रोटीन की प्रकृति के होने की वजह से क्या हो जाएगी, अधिक तापमान पर क्या होती है, इनकी जो क्रिया होती है वो क्रियाशीलता होती है नष्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो एक विशेष जो अपना आगे कारकों में बात करेंगे जिसको प्रभावित करने वाले कारक उसमें पढ़ेंगे, जो एंजाइम होते हैं विशिष्ट तापमान पर ही कार्य करते हैं, जो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, जो अपन आगे इसमें पढ़ेंगे अभी। तो ये होगी एंजाइम इष्टता। इसके बाद बात करते हैं लास्ट फैक्टर, एंजाइम संघनन या निरोधन। एंजाइम संघनन और निरोधन का मतलब है एंजाइम की जो कार्यशीलता है, क्रियाशीलता है, उसको किसी रसायन के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है, उस रसायन के द्वारा रोका जा सकता है। इन रसायनों को क्या बोलते हैं, निरोधक बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है, संघनक या निरोधक बोलते हैं, ठीक है, संघनक या निरोधक बोलते हैं। देखो कोई एंजाइम है, कोई एंजाइम मान लो, आगे बताऊंगा एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उत्पाद प्लस एंजाइम ये मुक्त हो गए, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, यदि इसके अंदर अपन को इनहिबिटर जो निरोधक, ठीक है, ऐड कर देते हैं तो ये अभिक्रिया होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। मतलब ये जो अभिक्रिया उसको अपन रोक सकते हैं। इस अभिक्रिया को एक निरोधक के माध्यम से, ये मतलब जो क्रियाशीलता, एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, एंजाइम की क्रियाशीलता को एक रसायन के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। उस रसायन को क्या संदमक और या निरोधक बोलते हैं, ठीक है। और इसको, इसके प्रभाव को निरोधन बोलते हैं। और जो ये संदमक होते हैं दो प्रकार के, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार के होते हैं। निरोधन के उत्क्रमणीय एंजाइम निरोधक जो निरोधन जो होता है उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय दो प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं। अपन बात करते हैं इसमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं, मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय का मतलब आप समझते हो, अनुत्क्रमणीय का मतलब आप जानते हो, कंप्यूटर मतलब बात करते हैं, है ना, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो वो होता है जो वापस उसको हटाने पे अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है ना। और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जिसको हटाने पर अभिक्रिया वापस नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार से दो जो कारक होते हैं ये भी इसमें आते हैं। तो बच्चों ये थे अपने इसके जो एंजाइम के विशिष्ट गुण थे, जो आपको कंठस्थ होने चाहिए। एंजाइम जो संबंध निरोधन की, ये लास्ट पॉइंट था इसका, ठीक है। अपने जो अपन डिस्कस किया था, जो रसायन होते हैं एंजाइम की अभिक्रिया को रोक देते हैं, उनको संदमक या निरोधन कहते हैं, ठीक है, निरोधक कहते हैं। और इस प्रोसेस को निरोधन कहते हैं। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो थे एंजाइम विशिष्ट गुण थे, ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट्स बनाने के साथ साथ ही आपको लर्न भी कर लिया अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाता है कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले या एंजाइम के विशिष्ट गुणों को परिभाषित कीजिए। तो एंजाइम विशिष्ट गुण 60 गुण, इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं लिखने में समझाने के साथ बताया, बाकी जो बुक में दी है वो चीज़ें मैंने डिस्कस की, वही चीज़ें आपके साथ में लिखनी है। एग्जाम्पल वगैरह जो भी हो बुक में दिया वही करना है। अब बात करते हैं जो बच्चों आगे की जो बात है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। एंजाइम की जो क्रियाशीलता को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों के बारे में बात करते हैं। एंजाइम, अब अगला जो कारक बात आता है वो आता है एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, अब बात करते हैं एंजाइम की जो क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहले सबसे पहले आपको मैं क्या बताऊंगा, जितने भी कारक है, जैसे 6 कारक है, तो उनके सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, उनके क्या होने, नाम याद होने, 6 के 6 जो कारक हैं उनके नाम याद होने चाहिए। फिर उनको 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। याद करने का तरीका ये, पहले तो सबके नाम याद करो, फिर उनके अंदर क्या क्या मैटर अपन को जो बुक्स के अनुसार है या जो अपन को जानते हैं उसके बारे में उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कारकों के नाम याद करेंगे। पहला आता है कारक है तापमान, दूसरा जो कारक आता है वो आता है पीएच, ठीक है, तीसरा जो कारक आता है, ठीक है, तीसरा जो कारक आता है पीएच मान, पीएच कितनी है, ठीक है। तीसरा जो कारक आता है वो आता है क्रियाधार की सांद्रता, चौथा जो कारक आता है बच्चों वो आता है आपके एंजाइम की सांद्रता, पांचवा जो कारक आता है वो आता है आपके अंतिम उत्पाद की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। और जो छठा कारक आता है वो आता है एंजाइम निरोधन एवं विष, ठीक है। एंजाइम जो निरोधन होता है बच्चों ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एंजाइम जो निरोधन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। ये एक तो प्रतिस्पर्धी निरोधक होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रतिस्पर्धी निरोधक होता है, ठीक है। निरोधक या तो इसमें भी 2 प्रकार का होता है, प्रतिस्पर्धी निरोधक, दूसरा जो आता है वो आता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो ये जो वो जो टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए। पहले तो ये याद कर लो कि फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे सब बच्चों को सारे के सारे कारक याद होने चाहिए। फिर 1 बाय 1 अपने इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद कर लो
तापमान है पहला, दूसरा पीएच है, तीसरा क्रियाधार की सांद्रता है, चौथा एंजाइम की सांद्रता है, पांचवा अंतिम उत्पाद की सांद्रता है, और छठा है वो एंजाइम निरोधक या अपन कह सकते हैं वो विष की बात कर सकते हैं, ठीक है, एवं विष जो टॉक्सिक होता है। तो इसमें फिर एंजाइम निरोधक और विष होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम निरोधक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी नाम से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रतिस्पर्धी निरोधक, और दूसरा है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो बच्चों ये 6 के 6 ये नाम है, आपको याद होने चाहिए, मेरे साथ हो गए होंगे, ठीक है। याद हो गए तो आगे बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसमें तापमान की बात करें, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो अपन बात डिस्कस करते हैं तापमान की। सबसे पहले जो बात करते हैं तापमान की, आपको पता ही है बच्चों एंजाइम जो होते हैं वो किससे, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन से बने होते हैं इस प्रकार से क्या होते हैं, ये विशेष जो तापक्रम होता है, और एंजाइम का जो ताप के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। प्रोटीन से बने, तो आपको पता है एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और जो तापक्रम की जो परास होती है उसके प्रति विशेष प्रकार से संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब ताप के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं। आप ये मान सकते हो कि ताप अधिक और कम हो जाता है तो रिएक्शन होती है वो उत्क्रमित नहीं हो सकती है, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। तो इसमें अपन बात करते हैं जो तापमान की जो परास है बच्चों, ये डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको, 20 से 35 डिग्री जो आपकी बुक में देगी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो रेंज है, परास है, इसके अंदर जो अधिकतम जो एंजाइम होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। अनुकूलतम जो तापमान बोल सकते हो, अनुकूलतम तापमान के मतलब इसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि इस परास के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक लाइन दे रखी है आपके, ठीक है। मैंने ये बताया कि एंजाइम प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, इसलिए ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ताप की परास की मैं बात करूँ, ताप की जो परास होती है, तापमान की परास 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। और यह जो अनुकूलतम तापमान जो परास है ये है, और 10 डिग्री यदि अपन इस परास में 20 से 35 डिग्री जो ये ताप की परास है, इसके अंदर यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देते हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया की दर समझे 2 से 2.5 गुना हो जाती है। जो अभिक्रिया की दर है दुगुनी या 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। आपके बुक में नाम नहीं दे रखा, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, ताप स्थिरांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ताप स्थिरांक बोलते हैं। ये 10 गुना जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ताप स्थिरांक बोलते हैं। आपके बुक में नाम नहीं दे रखा, लेकिन जब ये दे रखा है कि इस रेंज में, इस परास में 20 से 35 डिग्री की रेंज की परास की बात है, 20 से 35 डिग्री जो परास है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस परास के अंदर, ठीक है, मान लो 30 डिग्री है तो अपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, नहीं सॉरी 20 डिग्री है तो अपने बढ़ा दिया 30 डिग्री कर दिया, तो अभिक्रिया की दर थी जो पहले मान लो 5 थी तो अब हो जाएगी 10, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अभिक्रिया मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होती है, जो इस परास के अंदर यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर होती है 2 से 2.5 गुना होती है। इसको ताप स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, यदि तापमान अधिक होता है तो जो प्रोटीन होते हैं, तो ये एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, विकृत हो जाते हैं और अभिक्रिया में ये संपूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अधिक 35 से अधिक तापमान और तापीय विकृति के कारण अभिक्रिया की दर गति होती है मंद हो जाती है, और अति उच्च तापमान पर जो अभिक्रिया होती है बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं, तो पहला फैक्टर उसकी बात करें मैंने तापमान की। तापमान होता है क्योंकि प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, और प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं इसलिए प्रकार से ये ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं इसलिए क्या होता है, विशिष्ट जो परास होती है, जो इनकी अनुकूलतम जो तापमान जो परास होती है उस पर ये कार्य करते हैं, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी परास पे कार्य करते हैं। और यदि इसमें परास में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना हो जाती है, और इसको ताप स्थिरांक बोलते हैं। और क्या होते हैं, 35 डिग्री से अधिक, जैसे आप बुक में दे रखा है, तो 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की तो रेंज बढ़ा दें या अधिक तापमान करते हैं तो एंजाइम विकृत हो जाते हैं, अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है, और ऊपर इससे ऊपर ज़्यादा होता है तो एंजाइम विकृत होकर अभिक्रिया की दर बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो बच्चों ये था आपके जो पहला पॉइंट अपने डिस्कस किया है वो था। इसके अंदर एक अपन आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूँ, इसके अंदर यदि ग्राफ खींचते हैं अपन, ठीक है, अभिक्रिया का वेग आपके दे नहीं रखा, लेकिन बता देता हूँ आपको आइडिया के लिए। अभिक्रिया वेग और तापमान जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें याद रखना इसमें एक बेल शेप ग्राफ रहता है इस प्रकार, ठीक है।
तो ये 35 डिग्री पे अधिकतम है, उसके बाद फिर वापस डाउन होने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, एक जो बेल होती है घंटी बजाने वाली, आपको बुक में नहीं दे रखा, लेकिन ये कई बुकों में आगे स्टैंड की बुक में आपसे पूछा जाएगा, तो बेल शेप ग्राफ आता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ आपको बनाना नहीं है, तो बुक में दिया उतनी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बताइए तो आपको बताऊँगी, इसमें बेल शेप ग्राफ होता है, कहीं आपको पूछ लिया जाता है तो याद रखना। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, आज का जो समय हो गया है। ठीक है, आगे कक्षा के अंदर ये जो फैक्टर बचे हैं ये पढ़ के आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।